गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो भी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करने वाले हैं, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब कुछ पढ़ा था। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था ये तो आपने 10th में पढ़ा है, रो एल बाय। इस रो की वैल्यू क्या है, एम एन ई स्केयर टाउ, ये मैंने साइड में लिखी है। आई होप इसमें आपको सब याद होगा। एम इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज टाउ एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये अभी अपने को करना है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। देखो भी इसमें क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। इसमें एम और ई को आप चेंज नहीं कर सकते, तो बाकी 4 चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया, टाउ एंड एन। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इट्स इजी। एल एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ यू कैन रिकॉल, ये अपना कंडक्टर था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था ए, और इसकी लेंथ कितनी है एल। तो रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये एरिया के, देखो मैं आपको हमेशा ना पानी का एग्जांपल देता हूँ। अगर पाइप बड़ी होगी तो पानी ज़्यादा जाएगा, अपना कंडक्टर भी बड़ा होगा ना। देखो ये लास्ट टाइम का पेज मेरे पास पड़ा है, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, तो इसका एरिया देखो ज़्यादा है, तो इसमें से अगर पानी समझो आप, उसमें से पानी ज़्यादा जाएगा, इसमें से चार्ज ज़्यादा जाएगा। तो चार्ज ज़्यादा जाएगा तो मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा ना, चार्ज ईजिली उतना फ्लो कर सकता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, आपने देखा भी होगा, हम घरों में जो वायर होती है ना, वो एक सिंगल वायर ना लेके कई मल्टीपल वायर को हम जोड़ के वायर बनाते हैं। अगर आपने कभी जोड़ लगाया घर पे, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, हम एरिया बढ़ा रहे होते हैं। एरिया बढ़ाने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। थर्ड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। नाउ व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये आपके हाथ में नहीं है अभी, एन किसके हाथ में है, नेचर के हाथ में। तो मान लो कॉपर में जो एन है वो ज़्यादा एल्यूमिनियम से, कॉपर से भी ज़्यादा है सिल्वर में। तो एन चेंज करने के लिए हमें मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। तो एन का मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मैटर जो भी आपने लिया है। दैट इज फॉर एग्जांपल, आपने कॉपर लिया है, या आपने सिल्वर लिया है, या आपने एल्यूमिनियम लिया है, या आपने आयरन लिया है। ओके, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एन मींस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मटेरियल चेंज करके। तो तीसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पे। कॉपर का रेजिस्टेंस होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा, सेम आप सेम साइज का एल्यूमिनियम का बना दोगे तो ज़्यादा होगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए मैं ये फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, एम एल एन ई स्केयर टाउ। देखो भी टेम्परेचर से टाउ चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे ये पकड़ना पड़ेगा दोबारा से। याद करो, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चलता था, यहाँ से यहाँ चलता था बैटरी लगाने के बाद। इन दोनों के बीच का जो टाइम था, दो कोलिजन के बीच के टाइम को हम क्या कहते थे, रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था पहले बिना किसी बैटरी के, वो ये वाली जो वेलोसिटी थी वो किसकी वजह से थी, टेम्परेचर की वजह से, और उसको क्या कहते थे हम, थर्मल वेलोसिटी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दो कोलिजन के बीच वो जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा देंगे। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन अगर थर्मल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी टेम्परेचर, ये देखो यहाँ से यहाँ कोलिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ जल्दी आ जाएगा, वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जल्दी जाएगा। तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम वो जल्दी ट्रैवल कर लेगा। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ओके, तो टेम्परेचर, मैं टी से लिख रहा हूँ टेम्परेचर को, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल वेलोसिटी, अंडरस्टूड है। और वो रिलैक्सेशन टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे ऊपर से देख के बताओ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर टाउ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम को, या थर्मल वेलोसिटी वाला स्किप भी कर सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रिलैक्सेशन टाइम फर्दर रेजिस्टेंस के क्या है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और रजिस्टिविटी के भी देख सकते हो भी, रिलैक्सेशन टाइम रजिस्टिविटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ रजिस्टिविटी भी लिख देता हूँ। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के क्या गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यू कैन से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। ओके, और उसका रीजन क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है, अभी इस चैप्टर में अपने को करना पड़ेगा, पर डिटेल में आपको 8th यूनिट में समझ में आएगा। अभी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दो तरह के मटेरियल, एक्चुअली 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स, और दूसरे आपने पढ़े इंसुलेटर, और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। लीव इट, अभी सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो सेमी आधे कंडक्टर, मींस कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो कंडक्टर होते हैं। अभी के लिए आप सेमीकंडक्टर को छोड़ दो। अब ये टेम्परेचर का वेरिएशन दोनों के लिए देख लेना। अभी कंडक्टर के लिए तो सेम है, कंडक्टर के लिए जो अपन अभी किया है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। कंडक्टर में तो सेम एक्सप्लेन करना है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ जाते हैं। ओके, अभी मैंने आपको पिछले पेज पे क्या बोला था कि हम n चेंज करने के लिए हमें नेचर चेंज करनी पड़ेगी, बट ध्यान रखना सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा 2 ही सेमीकंडक्टर है भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, नेचुरल 2 ही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब उनमें क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, अब इस इक्वेशन से देखो भी, n r के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आप रजिस्टिविटी में भी देखो, n क्या है, रजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर में टाउ वाला फैक्टर भी होता है, पर वो इतना नहीं होता, ये n वाला बहुत डोमिनेंट हो जाता है। अभी तो हम टाउ वाले फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना भी, हम ज्यादातर तो इस चैप्टर में कंडक्टर से डील कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में डील करेंगे 8th चैप्टर में, देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि n भी कैसे बढ़ता है। बट जस्ट फॉर टाइम बीइंग एक बार इस चैप्टर के लिए समझ लो कि कंडक्टर में तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसमें रीजन है रिलैक्सेशन टाइम, इसमें रीजन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n फॉर सेमीकंडक्टर, नॉट फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में आप चेंज नहीं कर सकते, और कंडक्टर में टाउ वाला इफेक्ट रहता है, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम इसमें ग्राफ बनाएं, ग्राफ भी देख लेना भी, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में इधर लिख देता हूँ y एक्सिस पे, और इधर टेम्परेचर, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर रो और रजिस्टिविटी सेम ग्राफ है, इधर टेम्परेचर, तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टर में इंक्रीज होगी। तो इस चैप्टर में हमें कंडक्टर ही पढ़ना है। ओके, तो रेजिस्टेंस 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है अभी, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर। टेम्परेचर में कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ भी आपने याद रखने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है। हम सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे भी अब इस चैप्टर में। तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कितना बढ़ता है वो हमें अभी पढ़ना है। ओके, कि हाउ मच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो अभी नेक्स्ट ये टेम्परेचर डिपेंडेंस में ही चल रहा है अभी। ओके, तो लेट कोई कंडक्टर है हमारे पास ये, ठीक है। अब आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट टी नॉट। जब रेजिस्टेंस आर नॉट था तब टेम्परेचर टी नॉट था। आर इज रेजिस्टेंस एट टी, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया। मान लो ये 10 डिग्री था, हम 20 भी कर सकते हैं, 10 डिग्री था हम 5 भी कर सकते हैं। तो अब इस आर का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन 1। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको सीधा करना है। ओके, तो अब यहाँ देखो क्या है, सब कुछ पहले तो देखो
जब रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर टी नॉट था रेजिस्टेंस आर नॉट था, जब टेम्परेचर टी हो गया आर है। यहाँ एक चीज़ नहीं आ रही है अल्फ़ा, पहले मैं वो बता देता हूँ अल्फ़ा क्या है। देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये आएगा आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ये मैं अंदर ले गया। अब यहाँ से मुझे अल्फ़ा निकालना है तो देखो क्या आएगा, ये आर नॉट इधर जाएगा तो ये माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल रहा हूँ तो अल्फ़ा क्या आएगा, आर माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ये अल्फ़ा का फॉर्मूला आ गया इक्वेशन 2। अब ये क्या है, आर माइनस आर नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा को डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी। आर माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस, टी माइनस टी नॉट चेंज इन टेम्परेचर। यही अल्फ़ा की डेफिनेशन है। अब इसका नाम देखो क्या है, अल्फ़ा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइंड एज, इसको अल्फा को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो क्या है, यही डेफिनेशन है, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला भी देखो, ये यही फॉर्मूला अल्फा का, यही डेरिवेशन है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल मतलब आर नॉट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो अल्फा क्या है, अल्फा का नाम क्या है, अभी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ अल्फा होता क्या है। अल्फा क्या है, अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं इसके एक बार एसआई यूनिट निकाल देता हूँ अल्फा के, यही लिख देता हूँ एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा। देखो भाई रेजिस्टेंस के ओम, नीचे रेजिस्टेंस के ओम, टेम्परेचर के केल्विन, तो यूनिट ऑफ अल्फा के आगे केल्विन इनवर्स, और इसको आप सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब चेंज इन टेम्परेचर की बात हम करते हैं ना तो तब केल्विन और सेल्सियस इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर होता तो मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने पड़ते, बट चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन और डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं। तो ये टॉपिक क्या था, अभी टेम्परेचर डिपेंडेंस हम कर रहे थे। अभी आई एम गोना टेल यू व्हाट इज अल्फा, होता क्या अल्फा, पर समझ लो पहले ये फॉर्मूला देखो। अगर रेजिस्टेंस आपको ज़्यादातर आपको अल्फा दिया होगा, टी नॉट आर नॉट दिया होगा, आर निकालना होगा, सीधा सा फॉर्मूला है, रीअरेंज करके मैंने अल्फा निकाल दिया। अल्फा को कहते क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और उसके यूनिट क्या है, केल्विन इनवर्स। और डेफिनेशन क्या है अल्फा की, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब अल्फा, ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी इतना ही एप्लीकेबल है अभी। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, सेम आर को रो एल बाई ए पुट करो, आर नॉट को रो एल बाई ए पुट करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगी, रेजिस्टिविटी होती है रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो दिस फॉर्मूला इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टिविटी, बस आर की जगह रो, आर नॉट की जगह रो नॉट, बाकी सब कुछ सेम है। ज़्यादातर आप रेजिस्टेंस पे इसको लगाते हैं। ओके, अब प्रैक्टिकली समझना अल्फा क्या है, मैं 2 केस लेता हूँ जस्ट। ओके, और अल्फा डिपेंड करता है नेचर पे, अभी आपको समझ में आएगा। अल्फा डिपेंड ऑन नेचर। अब नेचर का मतलब क्या है कि आपने कॉपर लिया है, कॉपर का अल्फा कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का अल्फा कुछ और होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड ये एक एग्जांपल देखो, ये मैंने 2 कंडक्टर ले लिए डिफरेंट मटेरियल के। ओके, अभी आपको अल्फा समझ में आएगा होता क्या अल्फा। ओके, इसका भी क्रॉस आइडेंटिकल कंडक्टर है, बोथ आर आइडेंटिकल, मैं लिख देता हूँ बोथ आर आइडेंटिकल, ये वाले दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, बस डिफरेंट क्या है, मटेरियल का डिफरेंस है। ये बना है किसी और मटेरियल का, ये बना है किसी और मटेरियल का, जस्ट टू अंडरस्टैंड। मान लो ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल रेजिस्टेंस है से कुछ भी 40 ओम, इसका आर नॉट, इसका जब टेम्परेचर कितना था से 10 डिग्री। ओके, अब मैं आपको देता हूं कि इसका जब टेम्परेचर हम 50 डिग्री कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका अल्फा मैंने आपको दे दिया 0.01 केल्विन इनवर्स।
इस कंडक्टर का भी मैं सेम देता हूँ, रेजिस्टेंस था 40 ओम, टेम्परेचर इनिशियल था 10 डिग्री, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री पे रेजिस्टेंस निकालो, इसका अल्फा मैंने आपको बहुत बड़ा दे दिया, ऐसा होता नहीं है, 10 केल्विन पर इनवर्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो देखो मैंने आइडेंटिकल कंडक्टर लिए हैं, सेम रेजिस्टेंस सेम टेम्परेचर, मैंने चेंज क्या कर दिया अल्फा, और अल्फा किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, ऐसे समझ सकते हो, ये कोई और मेटल है, ये कोई और मेटल है। ओके, ये कॉपर समझ लो, ये एल्यूमिनियम समझ लो। अब देखो टेम्परेचर अल्फा से फर्क क्या पड़ता है, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री बढ़ा है, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री बढ़ा है, इसका भी रेजिस्टेंस 40 था, इसका भी 40 था। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला क्या अपने पास, R इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा T माइनस टी नॉट। मैं पुट कर रहा हूँ पहले इसके लिए, R निकालना है, R नॉट था 40, ओके, 1 प्लस एल्फा है 0.01, T कितना है 50 माइनस 10। यहाँ केल्विन बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आप सेल्सियस से कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस उसमें 40 केल्विन आएगा, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 41 प्लस 0.01 इंटू 40, ये मैंने माइनस कर दिया, तो 41 प्लस, ओके, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0.4, देखो इसकी मल्टीप्लाई की, तो दिस इज 40 इंटू 1.4, दिस विल बी 56 ओम। अब मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ, मैं आपको पहले क्लियरली बता दूँ, इतना अल्फा होता नहीं है अभी, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसमें ये फॉर्मूले में आप पुट करते हैं, R इजिकल टू 40, 1 प्लस एल्फा की जगह आप 10, टेम्परेचर वही है 50 माइनस 10। देखो मैंने सब कुछ सेम लिया दोनों मटेरियल का, अपार्ट फ्रॉम अल्फा। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.1, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है 10, तो देखना फर्क क्या पड़ता है, 40, 1 प्लस ये आएगा 40 इंटू 10 400, अब ये आ गया 40 इंटू 401, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16,040 ओम। देखो भाई दोनों से अगर आपको थोड़ा सा आपको भी सरप्राइज होना चाहिए, फर्क क्या पड़ा है, सेम सब कुछ लिया था हमने, इसका अल्फा लिया मैंने 0.01, इसका अल्फा लिया 10, तो फर्क क्या पड़ा, इसका रेजिस्टेंस तो 40 से 56 हुआ है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका 40 से 16,000 ओम हो गया। समझ में आया क्या आपको? देखो अल्फा कितना डिफरेंस डालता है, अल्फा क्या करता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर चेंज पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका अल्फा कम होगा उसका सेम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ, अल्फा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया। मान लो दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं, इकट्ठे पैदा होते हैं, ये एक बच्चा 1 है, ये बच्चा 2 है, इसकी 10 साल बाद 10 ईयर्स के बाद इसकी हाइट बढ़ती है, इसकी हाइट हो जाती है 4 फीट, और इसकी 10 साल बाद हाइट बढ़ती है 3 फीट। तो दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, 10 साल में एक की हाइट 4 फीट होगी, एक की हाइट 3 फीट हुई है। तो अब हुआ क्या है, टाइम के साथ इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ी है, इसकी कम बढ़ी है, सारे पैरामीटर सेम है, टाइम सेम है, इनिशियल हाइट सेम थी, बर्थ टाइम सेम था। तो फर्क क्या पड़ता है, इनिशियल हाइट भी सेम थी भी, फर्क क्या पड़ता है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ मैं बोलूँगा अल्फा को टाइम कोफिशिएंट ऑफ हाइट, तो इसका टाइम कोफिशिएंट ऑफ हाइट ज़्यादा है, इसका टाइम कोफिशिएंट ऑफ हाइट क्या है, कम। तो वैसे ही समझो यहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। अभी मोस्टली कंडक्टर का अल्फा ज़्यादा होता है, मैं आपको बता दूँ, ये भी मैंने ज़्यादा लिया है, प्रैक्टिकली अल्फा बहुत ही कम होता है, ये तो होता ही नहीं है, 10 केल्विन तो होता ही नहीं है, 10 केल्विन इनवर्स, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था। तो प्लीज़ इसको समझना भी, अल्फा वाले न्यूमेरिकल करना, आपके और डाउट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा अल्फा होता क्या है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना, मुझे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब कि मुझे 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, जो सर्दियों में भी 10 ओम रहे, गर्मियों में भी 10 ओम रहे, बारिश में भी 10 ओम रहे, धूप में भी 10 ओम रहे। तो मतलब उस पर टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो टेम्परेचर तो आपके हाथ में है नहीं, अपना सर्दियों में टेम्परेचर होता है 10 डिग्री नॉर्थ इंडिया में, और गर्मियों में हो जाता है 50 डिग्री। ओके, तो डिफरेंस वो तो आप रोक नहीं सकते। इनिशियल रेजिस्टेंस मुझे 10 का 10 ही चाहिए, तो आप कैसा मटेरियल चूज करोगे, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा या जिसका अल्फा कम होगा। द क्वेश्चन इज what kind of material you will choose to make a standard resistance, okay, and you need to find the answer। और I see, अगर मुझे याद रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट इट कि what kind of material we choose to make standard resistance। तो आज हमने क्या किया अभी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
उसमें से टेम्परेचर वाले पे सबसे ज़्यादा हमने डेडिकेशन से काम किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमीकंडक्टर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ लीव सेमीकंडक्टर, इस चैप्टर में हम कंडक्टर की बात करेंगे। तो कंसेप्ट है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो कितना बढ़ता है उसका फॉर्मूला ये है, और इसमें अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करना भी। आप अल्फा होता क्या है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन अल्फा विद एन एग्जाम्पल विच इज प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्फा इतना होता नहीं। ओके, चलो भाई, ये अभी मैं लेक्चर यहीं बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, छोटे छोटे से डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके, टिल देन बाय एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।